नमस्ते बच्चों, आज हम समाजशास्त्र का दूसरा अध्याय है समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उनका उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है शब्दावली तथा संकल्पनाएं। किसी विषय के लिए जो उन पदार्थों से संबंध रखता है, जिन्हें सामान्यतः लोग नहीं जानते तथा जिनके लिए सामान्य भाषा में कोई शब्द नहीं है, यह आवश्यक है कि उस विषय को अपनी एक शब्दावली हो। समाजशास्त्र के लिए शब्दावली और भी अधिक महत्वपूर्ण है, यद्यपि इसकी विषय वस्तु मौजूद है और इसे दर्शाने के लिए शब्द भी मौजूद हैं तथा उन्हें हम स्पष्ट और बारीकी से नहीं देख सकते क्योंकि वे अमूर्त होते हैं। यानी कि शब्दावली का अर्थ है कि किसी विषय के लिए उन पदार्थों से संबंध रखता है जिन्हें सामान्यतः लोग नहीं जानते हैं, यानी कि जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है और जिनके लिए सामान्य भाषा में कोई शब्द भी नहीं उपयुक्त होता है, पर आवश्यक है कि उस विषय की अपनी एक शब्दावली हो। यानी कि उस विषय को जानने के लिए उससे संबंधित कुछ शब्द हो या उसके लिए कोई शब्द प्रयुक्त किया गया हो, तो समाजशास्त्र के लिए शब्दावली और भी अधिक महत्वपूर्ण है, यद्यपि इसकी विषय वस्तु मौजूद है। यानी कि उस पदार्थ की विषय वस्तु तो मौजूद है और उसे दर्शाने के लिए शब्द भी मौजूद है, यानी कि उसे दिखाने के लिए किसी शब्द का प्रयोग भी किया गया है, तथापि उन्हें हम स्पष्ट और बारीकी से नहीं देख सकते क्योंकि वो अमूर्त है, क्योंकि वो दिखाई नहीं देते हैं। समाजशास्त्री संकल्पनाएं भी एक कहानी है, यानी कि समाजशास्त्रियों की जो सोच है, जो कल्पना है समाज के प्रति, वो भी एक कहानी की तरह ही है। बहुत सी संकल्पनाएं सामाजिक चिंतनों, यानी कि समाजशास्त्रियों की जो संकल्पनाएं हैं, यानी कि जो उनकी सोच है, वो संकल्पनाएं सामाजिक चिंतनों के उन सामाजिक परिवर्तनों, यानी कि समाज के अंदर होने वाले परिवर्तनों को समझने और उनका खाका खींचने की चिंता को दर्शाते हैं, यानी कि समाज की स्थिति को जानने की चिंता को दर्शाते हैं, जो कि पूर्व आधुनिक समय से लेकर आधुनिक समय तक स्थानांतरित हुए हैं। यानी कि प्राचीन समय से लेकर के आधुनिक समय के अंदर जो समाज की संकल्पनाएं परिवर्तित हुई है, स्थानांतरित हुई है, ये भी क्या कहलाती है? संकल्पनाएं कहलाती है या योजनाएं कहलाती है। तो संकल्पनाएं कौन कौन सी है? पहला है, ये संकल्पनाएं हैं। पहला है प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, स्तरीकरण, यानी कि समाज के अंदर जाति का स्तर होता है, जाति और वर्ग जिसे कहते हैं। चौथा है सामाजिक एकता और सामूहिक चेतना। प्रकार्यवाद सिद्धांत, संघर्षवादी सिद्धांत, परिस्थिति और भूमिका तथा समाजीकरण व सामाजिक नियंत्रण की संकल्पनाएं आदि। यानी कि ये सभी समाज से जुड़ी हुई जो बातें हैं, इनका अध्ययन समाजशास्त्री अपने उस समाजशास्त्र के अंतर्गत करता है या उनकी सोच के आधार पर कार्य करता है। समाजशास्त्र में हम संकल्पनाओं और वर्गीकरण का प्रयोग करते हैं और साथ साथ इनको निरंतर जांचते भी हैं। यानी कि समाजशास्त्री उनकी जो सोच है, वो अपनी सोच को वर्गीकृत करके, यानी कि टुकड़ों में बांट करके निरंतर उनके समाज की स्थिति और उनमें होने वाले कार्यों की जांच करते हैं। एक ही सामाजिक वस्तु के बारे में विभिन्न संकल्पनाएं हो सकती है, यानी कि एक ही विषय पर अलग अलग समाजशास्त्री की अपनी अलग अलग सोच होती है, जैसे संघर्षवादी सिद्धांत बनाम प्रकार्यवादी सिद्धांत। उपागमों की यह बहुलता समाजशास्त्र की विशेषता है, क्योंकि समाज स्वयं विविध रूपों में है, क्योंकि समाज क्या है? विभिन्न रूपों में बटा हुआ है। फिर है सामाजिक समूह एवं समाज। समाजशास्त्र मानव के सामाजिक जीवन का अध्ययन है और मानव अपने सामाजिक जीवन में परस्पर अंतःक्रियाएं करता है। यानी कि सामाजिक समूह एवं एक समाज के रूप में समाजशास्त्री उनसे जुड़े हुए होते हैं।
तो समाजशास्त्र मानव के सामाजिक जीवन का अध्ययन है। यानी कि समाजशास्त्र किससे, मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई या सामाजिक परिस्थिति से जुड़ी हुई जो घटना है उनका अध्ययन करता है और मानव अपने सामाजिक जीवन में परस्पर अंतःक्रियाएं रखता है, संवाद करता है और सामाजिक सामूहिकता को भी बनाता है। फिर समाजशास्त्र तुलनात्मक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से दो तथ्यों को सामने लाता है। यानी कि समाजशास्त्र समाज की वर्तमान स्थिति और ऐतिहासिक स्थिति दोनों दृष्टिकोणों से उनकी तुलनात्मक अध्ययन करता है। प्रत्येक समाज में मानवीय समूह और सामूहिकताएं प्रत्येक समाज में मानवीय समूह और सामूहिकताएं विद्यमान रहती है। विभिन्न समाजों में समूहों और सामूहिकताओं के प्रकार अलग अलग होते हैं। यानी कि प्रत्येक समाज के अपने समूह के अलग अलग विचार होते हैं। फिर है अर्ध समूह। किसी भी तरह से लोगों को इकट्ठा होना, अतः समूह सिर्फ लोगों में जमावड़ा होता है जो एक समय में एक स्थान पर एकत्रित होते हैं लेकिन एक दूसरे से कोई निश्चित संबंध नहीं रखते। समुच्चय को अक्सर अर्ध समूह के नाम से नाम दिया जाता है। यानी कि जो समूह होते हैं समाज के, उन्हें अक्सर अर्ध समूह का नाम दिया जाता है। इसमें संगठन की कमी होती है तथा जिसके सदस्य समूह के अस्तित्व के प्रति अनभिज्ञ और कम जागरूक होते हैं। यानी कि इस अर्ध समूह से जुड़े हुए व्यक्ति जो है वो एक स्थान लेकिन एक दूसरे से निश्चित संबंध नहीं रखते। समुच्चय को अक्सर अर्ध समूह के नाम से जाना जाता है। इसमें संगठन की कमी होती है। यानी कि इस समूह से व्यक्ति कम जुड़े हुए होते हैं जिसके सदस्य समूह के अस्तित्व के प्रति, यानी कि समूह का जो मुख्य उद्देश्य है उनके प्रति अनभिज्ञ तथा कम जागरूक होते हैं। यानी कि उनसे जानकारी कम रखते हैं। सामाजिक वर्ग, परिस्थिति, समूह, आयु एवं लिंग समूह तथा भीड़ अर्ध समूह के उदाहरण है। यानी कि ये सभी अर्ध समूह के ही रूप है। ये अर्ध समूह समय और विशेष परिस्थितियों में सामाजिक समूह बन जाते हैं। यानी कि ये अर्ध समूह जो है परिस्थिति आने पर सभी समूह एक होकर के एक सामाजिक समूह बन जाते हैं। फिर है सामाजिक समूह की विशेषताएं। एक सामाजिक समूह में कम से कम निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। पहला है निरंतरता के लिए दीर्घ स्थायी अंतःक्रिया। यानी कि लंबे समय तक ये समूह स्थापित रह सके इसके लिए दीर्घ स्थायी अंतःक्रिया, यानी कि आपस में जो आंतरिक जो क्रिया होती है उनसे जुड़ाव होना चाहिए। इन अंतःक्रियाओं का स्थिर प्रतिमान होना चाहिए। यानी कि एक नियम या एक व्यवस्थित जिसकी क्रियाकलाप होनी चाहिए। अन्य सदस्यों के साथ एक सी पहचान बनाने के लिए अपनत्व की भावना, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति समूह तथा इसके नियमों, अनुष्ठानों और प्रकृति के प्रति सचेत हो। फिर है साझी रुचि। फिर दूसरा है सामान्य मानकों और मूल्यों का अपनाना। फिर है एक परिभाषित संरचना। यानी कि ये सामाजिक समूह की विशेषताएं होनी चाहिए। साझी रुचि यानी कि सभी मिल करके एक निर्णय करें। सामान्य मानकों अथवा मूल्यों को अपनाना, यानी कि सामान्य मूल्यों को, यानी कि छोटी छोटी बातों को मान करके समूह को एकजुट बनाए रखना। एक परिभाषित संरचना और पूरे समूह की एक स्थायी संरचना होनी चाहिए। आज इतनी ही, धन्यवाद।